आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन के जरिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, जहां बीते कल कई जगह से अलग अलग कई सारी तस्वीरें सामने आई, जिसमें खासतौर पर वाराणसी रहा और साथ ही कानपुर रहा, इसमें मुरादाबाद रहा और बरेली रहा। लेकिन बरेली में हालात बेकाबू होते हुए भी नजर आए, जिसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आई। जिसके बाद शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक लेते हैं कानून को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, और उसके बाद में सीधा एक सख्त संदेश दे देते हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा। आखिर कैसी कल की तस्वीरें अलग अलग जगह से, और साथ ही क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को दी है चेतावनी, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है BSNL 4G से जुड़ी। जी हां, अब देश लगातार आत्मनिर्भर होने की दिशा में लगातार एक एक कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और आज एक कदम और बढ़ाया जाएगा। BSNL 4G की सौगात आज देश को मिलने जा रही है। कई सारे इसमें सीधे तौर पर नेटवर्क जो है BSNL का वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, भारत से ही जुड़ी, जहां अंडमान से अब खजाना निकलने वाला है। जी हां, अंडमान में एक ऐसी गैस मिली है जो कहीं ना कहीं भारत में आगे आने वाले समय में बहुत बदलाव कर सकती है। आखिर वो कौन सी गैस है और क्यों उसे खजाने के तौर पर देखा जा रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की पहली और प्रमुख खबर के साथ। और पहली और प्रमुख खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई। तो वहीं बरेली में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। पुलिस ने करीब 2 दर्जन उपद्रवियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी हो रही है और फिलहाल हालात सामान्य हैं। ऐसी खबरें सामने आने के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। कार्रवाई के लिए यह समय सही समय है। उपद्रवियों को ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा सोच भी नहीं सकेंगे। दरअसल बीते कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर यह अहम और महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें यह आदेश दिए गए और उपद्रवियों को सख्त चेतावनी भी दे दी गई है। अब बीते कल की प्रदर्शन की तस्वीरें तो अलग अलग जगह से सामने आई ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल दिखा बरेली के अंदर। और ऐसे में फिलहाल बरेली में अभी इस वक्त कैसे हैं हालात, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बरेली और वाराणसी में पुलिस का फ्लैग मार्च। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ सख्त संदेश और निर्देश देते हुए तो नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये फ्लैग मार्च की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बरेली की ये तस्वीर जहां पर मार्केट को बंद करने के आदेश और इसके साथ ही फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस नजर आई, ताकि एक भी उपद्रवी को ना बख्शा जाए। सीधे तौर पर ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है बरेली की और दूसरी तस्वीर है वाराणसी की। सीधे तौर पर आम लोगों के बीच में जाकर के पुलिस उनको समझा भी रही है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, और कोई भी अगर उपद्रवी आपको नजर आता है तो आप सबसे पहले हम तक उसकी जानकारी जरूर पहुंचाए, जिससे कि समय रहते ही कार्रवाई की जा सके। क्योंकि बीते कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त ये निर्देश दिए गए हैं कि एक भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसी कार्रवाई होगी कि वो सोच भी नहीं सकेंगे। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बरेली में जो बवाल हुआ और उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। जुमे की नमाज के ठीक बाद जो बाहर निकलने का प्रयास किया और माहौल को खराब करने की कोशिश किया, इसमें कुछ जगहों पर खास तौर से, जैसे कि एक खलील तिराहा था, एक नौमेला मस्जिद के सामने और एक श्यामतगंज पे, यहाँ पर लेकिन हमारे पुलिस फोर्स, चूंकि हम लोग इस पे लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, इस पूरे जो एरिया पे हम लोगों ने 97 से ऊपर अपने मजिस्ट्रेट्स और भारी संख्या में जो हमारी PSC, पुलिस और RF के जवान लगे हुए थे। ऐसे जो लोग भी कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ एक कह सकते हैं कि कठोर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल वहां से
हटा दिया गया और उनको उनके अपने घरों में उनको भेज दिया गया। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो ये बात तो रही जिलाधिकारी की, लेकिन इसके साथ ही बरेली के जो एसएसपी हैं अनुराग आर्य, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया पूरी स्थितियों को लेकर बरेली की, आइए वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। जनपद वासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। तो एसएसपी अनुराग आर्य को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसी भी उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी यही निर्देश दिए गए पूरे उत्तर प्रदेश के बीच में। और उपद्रवियों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे तौर पर सख्त चेतावनी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं बीते कल की, जहां ये बैठक हुई। और इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो जो हालात उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह से नजर आए, उसके बाद में कानून व्यवस्था को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक ली गई है। और इस महत्वपूर्ण बैठक में सीधे तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस है और प्रशासन है, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी अगर उपद्रवी नजर आता है तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए, तुरंत एफआईआर की जाए और उसकी संपत्ति की भी जांच तुरंत कराई जाए। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जिन जगह पर बवाल हुआ है, प्रदर्शन किया गया और उपद्रवियों ने अराजक तत्व नजर आए हैं, उन जगह पर जो सीसीटीवी लगे हुए थे, उन सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाए और एक एक को चिन्हित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सख्त चेतावनी सभी उपद्रवियों को और अराजक तत्वों को दे दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विभिन्न जिलों की घटनाओं पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जो अलग अलग जगह से घटनाएं सामने आई, जिसमें खासतौर पर कानपुर की बात करें, बरेली की बात करें या फिर मुरादाबाद की बात करें। दशहरा बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मीटिंग में आगे कहा कि दुर्गा पूजा और दशहरा पर सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए यही सही समय है, ये बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कल अहम मीटिंग में कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, उपद्रवियों पर तुरंत एफआईआर हो और संपत्ति जांच के भी आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, एफआईआर और संपत्ति जांच के तो आदेश दिए ही, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी और कहा कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। साथ ही अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि गरबा डांडिया में बहरूपियों को घुसपैठ करने से रोकना है। जातीय संघर्ष भड़काने की कोशिशों पर भी लगाम लगे, ये बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीते कल इस मीटिंग में कही गई है। यानी कि सीधे तौर पर ये सख्त संदेश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता है कि महिलाएं सुरक्षित रहें, छिड़खानी ना हो, लूटपाट ना हो, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही। थाने से लेकर पीआरवी तक जवाबदेही तय की जाएगी। अगर इस प्रकार की किसी भी घटना की जानकारी मिलती है तो थाने से लेकर पीआरवी तक पूरा सीधे तौर पर जवाबदेही तय होगी। बूचड़खानों का औचक निरीक्षण भी पुलिस कप्तान करते रहे। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कल इस अहम मीटिंग में की। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विकास जुड़ गए। ताजा अपडेट के लिए सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? बरेली से कई सारी तस्वीरें हमने आप देखी और अपने दर्शकों को भी दिखाई, पुलिस फ्लैग मार्च भी करी, लेकिन बवाल की जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद में बहुत ज्यादा जरूरी था कि उपद्रवियों को एक सख्त संदेश दिया जाए, जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कल दे भी दिया है। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने इस बात का निर्देश दिया है कि ये बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि नवरात्र में मां दुर्गा असुरों का संहार करती हैं और दशहरे के दिन राक्षसों का संहार, रावण का संहार भगवान श्री राम करते हैं, और ऐसे में इन दिनों में जिस तरीके की घटनाएं नजर आ रही हैं, ये उपद्रवी हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है किसी भी प्रकार से उपद्रवियों को बख्शा ना जाए और कार्रवाई ऐसी की जाए कि दोबारा कोई उपद्रव करने की सोच ना सके। वहीं अगर हम बरेली की बात करते हैं तो कल जो घटना हुई है उसमें तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है पुलिस ने, और गिरफ्तारी करने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है और खासतौर से उनके जो कॉल डिटेल देखी जा रही है। क्या उस समय पर, क्योंकि वहां पर जो ये पूरी घटना होती है सुबह से लेकर शाम तक पूरा शांतिपूर्वक माहौल रहता है, लेकिन तकरीबन 2:30 बजे से
3 बजे तक ऐसी घटनाएं होती है जहां कुछ जगहों पर पथराव की घटना की जाती है, पुलिस पर पथराव किया जाता है, उपद्रव काटा जाता है, इस्लामिया जी। मैदान की तरफ आगे बढ़ने के लिए जबरदस्ती की जाती है। तो उन लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। इसके साथ साथ वहां पर वीडियो फुटेज के आधार पर, वहां पर सोशल मीडिया के फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने जो पूछताछ के लिए लिया है, गिरफ्तार किया है, उनके बारे में अभी तकरीबन 11 बजे पूरी डिटेल के साथ पुलिस प्रेस वार्ता करने की संभावना है कि उसमें की जाएगी। और साथ साथ कल से जो मौलाना तौकीर को नजरबंद किया गया था, जी। उनके साथ क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ चीजें हैं, ये भी 11 बजे के बाद निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल इस पूरी घटना पर पुलिस चौकसी बरत रही है और पुलिस ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई अगर निर्देश होगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी पुलिस और कानून व्यवस्था की है, लेकिन जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है जी। उस किसी भी उपद्रवी को, किसी भी बवाली को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें प्रशासन किसी तरीके से पीछे नहीं हटेगा। कुल मिलाकर शांति व्यवस्था कायम करना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे प्रदेश में निर्देश दिए हैं। और कल की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस तरीके की कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगर विकास बरेली की खासतौर पर हम बात करें, क्योंकि बवाल सबसे ज्यादा बवाल बरेली में ही देखने को मिला था, तो ऐसे में अभी फिलहाल किस तरीके की स्थिति है बरेली के अंदर? बरेली के अंदर फिलहाल अभी शांति व्यवस्था कायम है और कल जो भी ये घटना हुई थी ये तकरीबन 1 घंटे के लिए हुई थी, उसके बाद पुलिस ने काबू पा लिया था। क्योंकि चाहे बरेली का शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लेकिन बरेली कोतवाली क्षेत्र के इलाके में 2-3 जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई थी। वहां पर तमाम सारे लोग वापस चले गए थे जुम्मे की नमाज के बाद, जो तकरीबन 12:30 बजे से शुरू हो जाती है। लेकिन 2 बजे के बाद तकरीबन कुछ जगहों पर कुछ भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें पुलिस ने समझाने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी गई थी किसी भी जुलूस के लिए, किसी भी प्रदर्शन के लिए। तो उनको बुझाने की कोशिश की गई। तमाम सारे लोग थे वो चले गए, लेकिन कुछ चिन्हित लोगों ने इस तरीके के उपद्रव काटने की कोशिश की, पुलिस पे पथराव किया और हम वो तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी कम उम्र के लोग पत्थर चला रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन हाथों में पत्थर पहुंचे कैसे। वहां पर पुलिस ने कहा है कि फायरिंग की घटनाएं भी हुई हैं, 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इस घटना में। और तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वहां पर लोग हथियार भी लेके आए, पुलिस को वहां पर खोखे भी बरामद हुए हैं। इन सब चीजों की जांच चल रही है, इन सब चीजों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, किस प्रकार का वेपन्स थे, किस प्रकार की चीजें थी, इन सब चीजों के आधार पर वहां पर कार्रवाई की जा रही है। और खास तौर से जो उस मौत को, जो उस भीड़ को नेतृत्व कर रहा था, उन लोगों पर नजर है पुलिस की कि उन पर उनके पास किस तरीके से फोन कॉल आई, उनको किस तरीके से निर्देश दिए गए। क्योंकि ये बात दर्शाती है कि वहां हथियार लेके आए, पत्थर हाथ में आए, तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित प्लानिंग के तहत किया गया होगा। अचानक से कोई अगर कर रहा हो तो ऐसे चीजें, ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होते हैं। बिल्कुल विकास, और जैसा आपने बताया कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को इस समय हिरासत में लिया गया है। हालांकि इसके बारे में अब से कुछ देर में जानकारी भी पुलिस की तरफ से दी जाएगी। लेकिन बीते कल की अगर हम बात करते हैं तो आखिर हालात अचानक से इतने खराब कैसे हो गए? क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा? देखिए, वहां पर मौलाना तौकीर रज़ा ने एक ऐलान किया था कि वहां पर इस्लामिया मैदान में जुम्मे की नमाज के बाद सभी लोग इकट्ठा हों और उसके बाद वो ज्ञापन देने के लिए जाएंगे कानपुर में हुई घटना के खिलाफ। तो इसके बाद वहां पर पुलिस ने इस बात की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा आप ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं की जा सकती है। धारा 123 BNS लगी हुई है, वहां पर किसी भी प्रकार से शहर में आबो हया न खराब हो, इसलिए यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है। पुलिस बराबर चौकसी बरत रही थी और जिस तरीके से वहां पे हालात थे, पुलिस ने अपना सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई थी, सभी लोगों को ये बात समझाई गई। लेकिन इसके बाद वहां पर तमाम सारे लोग, जो चाहे बरेली ग्रामीण के लोग हों, बरेली शहर के लोग हों, अन्य थाना क्षेत्र के लोग हों, वो सब अपनी नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद चले गए वहां से। इसके बाद लेकिन तकरीबन 2 बजे के बाद कुछ ऐसी घटना होती है 2-3 इलाकों में, वहां पर लोग आगे इस्लामिया मैदान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वहां पर इजाजत नहीं दी गई है ये सब प्रदर्शन की, उसके बाद वो बेकाबू हो जाती है और पत्थरबाजी करने लगती है, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। और कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लेती है पूरी स्थिति पर। फिलहाल वहां पर बरेली में सभी स्कूल कॉलेज खुले हैं, सभी दफ्तर खुले हैं, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति खराब नहीं है। वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखें। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत वाली मुहिम अब तेज रफ्तार में नजर आ रही है। जी हाँ,
चिप से लेकर शिप तक के बाद अब भारत की दूर संचार सेवा भी एक ऐतिहासिक छलांग लगाने जा रही है। जी हां, 1 अक्टूबर को बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की रजत जयंती से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसएनएल 4G की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जो अपनी खुद की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं। और यही बात बनाती है भारत को आत्मनिर्भर, सबसे अलग और सबसे अनूठा। बीएसएनएल 4G को लेकर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बीएसएनएल 4G की सौगात। तो जी हां, बीएसएनएल 4G से अब पहुंच भी बढ़ेगी और कोने कोने तक इसे पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों को ये तोहफा आज देने जा रहे हैं। नवरात्र में जीएसटी के बाद अब बीएसएनएल 4G की ये सौगात है जो पूरे देशवासियों को मिलने जा रही है। 97,500 से ज्यादा 4G मोबाइल टावर इस दौरान लगाए जाएंगे बीएसएनएल 4G के दौरान, जिसमें 37,000 करोड़ रुपए की लागत से इन टावरों का निर्माण होगा जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं और स्वदेशी तकनीक से बने हुए हैं ये सभी टावर, जो अपने आप में भारत को इस समय आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश करते हैं। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल से भी आत्मनिर्भर भारत होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये सौगात तो आज दी ही जाएगी, लेकिन इसके साथ ही अगर इसमें खास बात की अगर हम बात करें तो पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क है ये, जो मेक इन इंडिया की ताकत को और ज्यादा बढ़ाता हुआ भी नजर आएगा। आने वाले समय में स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और जिसके जरिए चुनिंदा देशों के पास ही ये बड़ी टेक्नोलॉजी है और इस सूची में अब भारत भी बहुत जल्द शामिल होने जा रहा है जिसके पास खुद की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है। हालांकि 5G में आसानी से अपग्रेड भी इसे आगे आने वाले समय में किया जाएगा। फिलहाल ये 4G टावर लगाए जा रहे हैं। आखिर बीएसएनएल 4G के क्या कुछ फायदे हैं, एक नजर उस पर डालते हैं कि आपके ऊपर सीधा किस तरीके से असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार नेटवर्क जो है वो सीधे तौर पर बढ़ेगा। इसके साथ ही करीब 26,700 असंबद्ध गांव जो हैं वो इस नेटवर्क के जरिए जुड़ेंगे और अपनी बातों को एक दूसरे के साथ आसानी से साझा भी कर सकेंगे। लाखों नए ग्राहक भी मिलेंगे। साथ ही सौर ऊर्जा से संचालित ये टावर होंगे, यानी कि बिजली की जो खपत है वो भी इसके जरिए बचेगी और स्वदेशी का भी एक मैसेज पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जाएगा। छात्रों को विश्व स्तरीय ऑनलाइन शिक्षा इनके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को मंडी भाव की भी सटीक जानकारी आगे आने वाले समय पर मिलेगी। सीमा पर तैनात सैनिकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी जब ये सभी टावर स्थापित कर दिए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं झारसुगुड़ा ओडिशा से, सीधा उनका रुख करेंगे। सोमेश, सीधे तौर पर आपसे सवाल यह है कि आखिर 37,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना आखिर किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया मिशन को गति देती हुई, रफ्तार देती हुई नजर आएगी? सोमेश जी जरूर, मैं बताना चाहूंगा आज उड़ीसा वासियों के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा पहुंचेंगे और यहां पर करीबन 60,000 करोड़ रुपए से अधिक जो लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो बीएसएनएल की जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जो दूरस्थ इलाकों में जिस तरह से लोगों को इंटरनेट की समस्या होती थी, बात करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, करीबन 37,500 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 97,500 जो नेटवर्क है 4G नेटवर्क जो भारत द्वारा निर्मित किए गए हैं उसका भी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। जो दूर दराज इलाके थे जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में जो लोगों को समस्या होती थी, लगातार इंटरनेट पे बात करने में दिक्कतें होती थी, करीबन 20,000 ऐसे गांव थे जहां सबसे ज्यादा नेटवर्क की समस्या होती थी। आज वह समस्या दूर हो जाए क्योंकि आज बीएसएनएल की जो कनेक्टिविटी है, जो इंटरनेट की समस्या थी वो खत्म हो चुकी है। जो दूर दराज के इलाके हैं उस इलाके में इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ जाने के बाद लोगों को जो समस्या थी दूरसंचार की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता तो समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उड़ीसा के झारसुगुड़ा में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो मोबाइल नेटवर्क है, बीएसएनएल जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसका भी उद्घाटन करेंगे और करीबन जो दूरस्थ इलाका था उस इलाके में ये समस्या भी दूर होती दिखेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर बताएंगे आपको एक महत्वपूर्ण खबर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वच्छोत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है। स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और अब बात करते हैं एक ऐसी खोज की जो भारत की तकदीर बदल सकती है। जी हां, अंडमान और निकोबार की गहराइयों में भारत को मिला है एक ऐसा खजाना जो देश को आर्थिक, सामरिक और तकनीकी शक्ति के शिखर तक पहुंचा सकता है। भारत के लिए यह खोज एक जैकपॉट से कम नहीं है। इससे आत्मनिर्भर भारत को नई रफ्तार भी मिलेगी और विदेशी निर्भरता में भारी कमी आएगी। साथ ही इंडियन ओशन में भारत की मौजूदगी और प्रभाव और भी मजबूत होगा। आखिर क्या है ये खजाना, कहां मिला और कैसे बदलेगा ये भारत का भविष्य, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंडमान सागर में कुदरत का ये खजाना। जी हां, अंडमान सागर में कुदरत का ये खजाना देखने को मिला, जहां ऑयल इंडिया लिमिटेड की ये बड़ी खोज के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और खासतौर पर श्री विजयपुर 2 में ये प्राकृतिक गैस का भंडार इस समय भारत को मिला है। अंडमान के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर कुएं की जल की गहराई 295 मीटर में ये गैस मिली है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो काकीनाडा में इस गैस का पूरा जो टेस्ट होता है, जो परीक्षण होता है, वो भी किया गया। और परीक्षण में जो नतीजे आए वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जो सैंपल भेजे गए थे उन सैंपल में 87% मीथेन गैस मिली है, जो आगे आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर नजर आ सकती है। आखिर ये मीथेन गैस क्या होती है और कैसे उपयोगी होती है, वो आपको बताते हैं। दरअसल मीथेन गैस जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक के तौर पर इसे जाना जाता है, जो रंगहीन है, गंधहीन है, इसका कोई रंग नहीं है, ना ही इसकी कोई स्मेल होती है और ज्वलनशील ये गैस होती है। ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और खासतौर पर जो सीएनजी गाड़ियां हैं, सीएनजी वाहन हैं, उसमें इस मीथेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जब भंडार मिला है, ये खजाना जब मिला है, जैकपॉट जो भारत का लगा है, उससे भारत को किस तरीके से होगा लाभ, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भारत को इससे सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है और साथ ही अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन भंडार की ये पुष्टि इस समय की जा चुकी है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भरता की ओर ये सबसे बड़े कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि भारत, हम लगातार बात करते हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। किसी दूसरे पर भारत अब निर्भर नहीं रहेगा आगे आने वाले समय में। साथ ही स्थानीय स्रोतों से पूरे देश की जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो भी होंगी और ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश भी बढ़ेगा और एलएनजी निर्यात के भी रास्ते भारत के लिए खुलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ गए हैं। ताजा अपडेट के लिए सीधा उनका रुख करेंगे। तापस, ये जो खजाना मिला है, इस खोज को लेकर सरकार या संबंधित वैज्ञानिक एजेंसियों की तरफ से आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है और आखिर ये जो खजाना मिला है इसके क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि खजाना क्या है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अहम बात की थी कुछ दिनों पहले जब बात की थी। उन्होंने कहा था कि 90 के दशक में ये ब्लैक गोल्ड कहा जाता था ऑयल को, यानी तेल जो था, तेल बहुत महत्वपूर्ण था। भारत में आज भी हम देखते हैं करीब 80 से 90% जो हमारी जरूरत होती है तेल की, कच्चे तेल की, पेट्रोल कहिए, केरोसिन कहिए, बाकी चीजें कहिए, वो जो उत्पाद होता है उसका वो बाहर से आता है। इनफैक्ट हम लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं और उसकी वजह से हम निर्भरशील है विदेश पे। सऊदी अरेबिया कहिए, ओपेक कंट्रीज कहिए, रशिया कहिए, यूएसए कहिए, हम अलग अलग जगह से लेते हैं। उसका रीजन है कि भारत में ये नहीं है, मतलब इसका
जो निर्यात है वो नहीं है। और जी। ये इसलिए है क्योंकि एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था। 2024-25 में इनफैक्ट एक शुरू किया गया था, एक इंडिया हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी की गई थी। उसके मुताबिक ये जो अंडमान रीजन है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वहां पे करीब करीब 370 मिलियन मेट्रिक टन जो हाइड्रोकार्बन हम जब कह रहे हैं उसमें गैस आता है, पेट्रोल आता है और जी। क्रूड पेट्रोलियम जो होते हैं वो सब आ जाता है। तो ये मिलने की आशंका जताई गई थी और इसकी वजह से कल एक आया ऑयल इंडिया का एक हाइड्रोकार्बन जो एक ब्लॉक दिया गया था उनको, वहां से उनको उसमें हाइड्रोकार्बन मिला। अब हाइड्रोकार्बन मिला ऑयल और तो उसका फायदा क्या होता है, इसमें गैस की भी ऊपर की सतह में गैस मिलता है, जैसे आपने कहा मीथेन गैस। अब मीथेन गैस सिर्फ एक गैस नहीं है, उससे आप शेल गैस कहिए, उससे आप जो हम लोग हमारे घर पे जो एलपीजी यूज करते हैं वो आता है उससे। तो ये सारी चीजें उससे आती है, उसके नीचे जब जाते हैं तो उसमें आता है पेट्रोलियम पदार्थ। तो ये इसका सबसे पहले मिलना शुरू हुआ और ये एक एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन यानी आपने चेक किया कि वहां पे मिल सकता है, ड्रिलिंग की गई और ड्रिलिंग से ये बात पता चली। अब आसपास की जगह जो है ये करीब करीब 80,000 किलोमीटर का पूरा एक हमारा तटवर्ती इलाका है, उसमें हम और कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा हमें मिले और ये हमें आत्मनिर्भर होने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा हमें। बिल्कुल, और ये कोशिशें भारत की लगातार जारी भी रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।